नमस्कार साथियों। साथियों, एक अगर चुनावी मशीनरी की ही जरूरत है जो कि सक्रिय अगर हो जाए तो आप चुनाव हार ही नहीं सकते। लेकिन ठीक वही चुनावी मशीनरी अगर सक्रिय ना हो सके तो फिर इस बात की पूरी गारंटी है कि आप चुनाव जीत भी नहीं सकते। इस चुनावी मशीनरी का पूरा खेल क्या है, इस चुनावी मशीनरी के भीतर कौन कौन आता है और इस चुनावी मशीनरी का मतलब अगर जीत की गारंटी होती है और ना होने पर हार की भी गारंटी होती है तो फिर इस चुनावी मशीनरी को तो हर कोई अपने साथ चाहे ही। और वर्तमान समय में कमोबेश यही परिस्थिति इस भारत देश के भीतर में सत्ताधारी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी या फिर उसकी अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहीं ये पूरी मशीनरी जुड़ तो नहीं गई है। इस चुनावी मशीनरी का मतलब क्या होता है? इस चुनावी मशीनरी का मतलब बहुत साफ होता है। इस भारत देश के भीतर में तमाम संस्थान, उससे जुड़े हुए तमाम नौकरशाह, निचले स्तर पर इस भारत देश की अदालतों को भी गिन लीजिए और इस भारत देश के फोर्थ स्टेज यानी लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर और सवाल पूछने वाले की पहचान लिए हुए मीडिया पत्रकार को भी आप जोड़ लीजिए तो मीडिया पत्रकार कोई सरकार से सवाल करेगा ही नहीं। संस्थान सत्ता और सरकार के प्रचार में ही लग जाएंगे। नौकरशाही अपनी वजूद की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता के साथ खड़ी होगी। इस भारत देश के भीतर में संवैधानिक और स्वस्थ संस्थान भी सरकार के लिए ही काम करेंगे चुनाव के समय। और इन सारे परिस्थितियों में नौकरशाह तो दूर की गोटी है, वह तो काफी छोटी सी चीजें हैं। सेना भी सरकार के प्रचार में लग जाए, जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चस्पा की जाए और वहां पर उपलब्धियों का खाका प्रचार के तौर पर रख दिया जाए। टैक्स पेयर का पैसा इस भारत देश में पूरे प्रचार में फूंक दिया जाएगा और सिर्फ सियासत सत्ता के अनुकूल बनती चली जाएगी और फिर एक ही झटके में यह सब कुछ अगर गायब कर दीजिएगा फिर वही सत्ताधारी पार्टी, वही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाएगी। अजीबोगरीबी बात लग सकता है लेकिन वर्तमान समय का सच यही है। इस भारत देश के भीतर में बड़े बड़े चुनाव जो है जब जब कभी होते हैं पूरी चुनावी मशीनरी सक्रिय हो जाती है चुनाव जिताने के लिए। और जब छोटे चुनाव होते हैं तो फिर वही चुनावी मशीनरी गायब सी हो जाती है और उसके गायब होते ही सत्ताधारी राजनीतिक दल जो है उनके उम्मीदवार जो है वो चुनाव हार जाते हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से एक इस बात को जरूर सुने कि पूरा खेल कैसे चलता है, पूरा सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन आज ही राजस्थान के भीतर एक सीट था जहां पर चुनाव हुए, उसके परिणाम आए। महीनों भर भी नहीं बीता जब राजस्थान प्रदेश के भीतर कांग्रेस की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंक दिया। 200 में से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, यानी 200 ने 199 सीटें, क्योंकि एक सीट के ऊपर चुनाव हुआ ही नहीं था। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार की निर्धन हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी चुनाव के दौरान ही। तो चुनाव अब हुआ और आज उसका परिणाम आया। कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार का निर्धन हुआ था गुरमीत सिंह कुन्नत, उनके बेटे को दिया और भूपेंद्र सिंह कुन्नत को, वह चुनाव वहां से जीत गए। करीब करीब 12,000 से 13,000 वोटों से चुनाव जीते। जो हारे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस भरोसे और उस उम्मीद का भी है जहां पर वो इस बात को मान करके चलते हैं कि जब पूरी सरकार को उखाड़ फेंका तो एक सीट के ऊपर तो जीत मिल ही जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात होती है एक सीट को जीत लेना, खास तौर पर तब जब महीने भर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो उसी प्रदेश में, और 2 दिन पहले वहां मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ हो। खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी 2 दिन पहले तक जयपुर के भीतर एक दूसरे सम्मेलन में नजर आ रही थी। लेकिन चुनावी मशीनरी उस एक सीट को लेकर के सक्रिय नहीं थी जो कि सामान्य तौर पर पूरे राजस्थान के चुनाव के भीतर सक्रिय थी। तो फिर 12,000 वोटों से एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिसको तय मानी जाती थी जीत, वह चुनाव हार गए। तो फिर क्या सच में चुनावी मशीनरी बहुत मायने इस दौर में रखते हैं और इस देश के भीतर चुनाव ही सब कुछ है? तो फिर सरकार ने ऐसी व्यवस्था कौन सी कर रखी है जो इस भारत देश के भीतर जो भी कार्यक्रम हो उसके भीतर चुनावी जीत लगातार जुड़ती जाए और इस चुनावी जीत के दायरे में 2 मंत्र लगातार समूचे देश भर के भीतर रेंग रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सवाल होता है और उस प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी मतलब कार्यकर्ता, आरएसएस सब संघ सक्रिय हो चला है, सब लगे हुए हैं।
तमाम विभागीय अधिकारी इस भारत देश के कार्यालयों के भीतर काम करने वाले वह भी इसी काम में जुट गए हैं, तो फिर क्या उनका काम केवल यही है? ये सवाल हो सकता है। सवाल और भी हो सकता है कि जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, विकसित राष्ट्र की संकल्प यात्रा, उसको भी तो नौकरशाही ही अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसका विरोध महाराष्ट्र के भीतर क्यों हो रहा है, वो कौन से सवाल वहां उठ गए? लेकिन ये चुनावी मशीनरी का एक हिस्सा है। तो जरा राजस्थान को जरा आप याद करते हैं, तो आज राजस्थान के भीतर चुनाव जीतने के महीने भर के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट अगर हार जाती है वहां पर, तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि महाराष्ट्र के भीतर क्या हो। मार्च 2023 कस्बा बेट सीट के ऊपर, जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी 1995 के बाद से हारी ही नहीं कभी, उस सीट के ऊपर वो हार जाएगी। और वहां से कांग्रेस के रविंद्र ढांगेकर जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हेमंत फसाने जो है वो हारते हैं। यानी ये कहे कि 25 साल से जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी महाराष्ट्र के भीतर, वह सीट हार गई। जब भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की तूती बोलती हो और महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, हालांकि उसके बाद तो रहा, लेकिन मार्च 2023 के भीतर शिवसेना तो टूट गई थी। लेकिन एक बार जरा सोचिए, देखिए और प्रयास कीजिए समझने के कि जिस महाराष्ट्र के भीतर तूती बोलते थे, वहीं पर एक छोटा सा चुनाव हुआ और हार गई भारतीय जनता पार्टी। फिर याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश के भीतर सितंबर के महीने में ही दारा सिंह चौहान जिस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतते हैं, उसी सीट के ऊपर वह उससे दोगुने मतों से हार भी जाते हैं। जब जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। क्या फिर वही चुनावी मशीनरी सक्रिय नहीं हुई क्या? यानी ये कहे कि उत्तर प्रदेश के भीतर, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दोनों जोड़ी के कौन हरा सकते हैं? दारा सिंह चौहान हार गए। इसके बावजूद महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर केसवा बेट चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिस सीट को 25 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारे थे, उसको हार गए। राजस्थान के भीतर सत्ता मिल गई, सब कुछ मिल गया, नई नई सरकार की गठन हो गई, बन गई, लेकिन चुनाव हार गए श्री करणपुर की उधर की सीट से। यानी जिस विधानसभा की सीट से वो हारे, वो हारना नहीं चाहिए था, लेकिन हारे। अशोक गहलोत क्या कहते हैं इसके ऊपर? गहलोत साहब को एक हारे हुए मुख्यमंत्री हैं केवल, जिनका कहना होता है कि उनको गद्दी छोड़ती ही नहीं, यानी कुर्सी उनको नहीं छोड़ती। लेकिन देखिए, कुर्सी ने उन्हें छोड़ा, लेकिन इसी जीत के भीतर वह अपनी बड़ी जीत देखने लगे। तो फिर ये भोलापन है या फिर नासमझी वाली बात है, या फिर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर मशीनरी, चुनावी मशीनरी को समझ ही नहीं पाते। बात जो भी हो, लेकिन चुनावी मशीनरी का अगर आज बात कर रहे हैं, तो इस समय में दो बातें की चुनावी मशीनरी 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर इस देश में सक्रिय है। एक तरफ पहली बार जो है ये खुले आम नजर आ रहा है कि जो हिंदू संगठन है, वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या कोई दूसरा ही संगठन क्यों ना हो, उसके साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के मंत्रालय और नौकरशाह कांधे से कांधे मिला करके अयोध्या के भीतर राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है 22 जनवरी को, उसके मद्देनजर प्रचार प्रसार में जुट गए। सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं कि कोई सरकारी कर्मचारी जो है किसी संगठन के साथ मिलकर के उस संगठन के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट जाए। आप कहेंगे यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यह तो देश का ही बात हो गया। अब सवाल होता है कि देश की बात कैसे हुई? यह तो एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के जरिए निमंत्रण दिया जा रहा है और उसके भीतर सरसंघचालक की मौजूदगी और प्रधानमंत्री बतौर प्रचारक इससे पहले आरएसएस से जुड़े रहे, तो फिर उनकी मौजूदगी वहां होगी। लेकिन ठीक है, इससे देश की पूरे नौकरशाही, तमाम मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकार के भी लगे हुए हैं। यह एक मशीनरी का ही पार्ट है जो चुनावी मशीनरी के साथ इस भारत देश को तैयार करता है कि दरअसल सत्ताधारी पार्टी ने देश में तब्दील हो चुकी है और इस भारत देश के भीतर जो कुछ भी होगा वह सत्ताधारी पार्टी करवा रही है, या उसका पूरा लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिलना चाहिए। और शायद इसका एक दूसरा रूप जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के भीतर नजर आती है, जिसमें इस देश के भीतर की नौकरशाही है। लेकिन बहुत खास बात यह है
कि संकल्प यात्रा के भीतर जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी उपलब्धियां बताई गई है, उस उपलब्धियों को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर विरोध किया गया है। महाराष्ट्र के भीतर कुछ जगहों पर तो, कुछ जगहों से मतलब ये होता है उन जगहों के ऊपर जहां पर गांव के भीतर ये रथ यात्रा जाकर के ये बात कह रही थी कि देखिए नरेंद्र मोदी सरकार आपके द्वार आई है। जहां पर ये बात कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार की मौजूदगी है और यह तिरंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की झंडा है। यानी सरकार की योजनाओं को बताने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी के भीतर गांव वालों ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि एक बात आप हमें बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार, वहां पे कोई मोदी सरकार का जिक्र तो नहीं है, तो आपने मोदी सरकार यहाँ पे क्यों लिखा? दूसरा सवाल होता है कि आप तिरंगा लगाइए क्योंकि भारत सरकार की तमाम योजनाओं को आप बता रहे हैं, तो ऐसे में आपने भारतीय जनता पार्टी की झंडा क्यों लगा रखी है? इस सवाल के जवाब किसी के पास नहीं होता है और ऐसे में डीएम साहब भी जवाब नहीं दे पाते जहां जहां ये बात निकल के आते हैं। महाराष्ट्र के जो दल होते हैं वो उनके तरफ से अहमदनगर, नासिक, जालना, परभणी, मगुला जो होता है, हिंगोली, रत्नागिरी, बुल्ढाना, इन तमाम जगहों के ऊपर सवाल किए जाते थे। आखिर ऐसा क्या है? एक एक्टिविस्ट जो कोल्हापुर के होते हैं, जो राज वैभव नाम होता है, उन्होंने एक सवाल उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल तो कहीं नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार के बदले नरेंद्र मोदी सरकार लिख दीजिए। तो राधा नगरी तहसील होती है, वहां का जो सोनियाची सोली गांव होता है, वहां पर राज वैभव एक्टिविस्ट ने इस सवाल को पहले उठाया। कोल्हापुर की पहचान दरअसल छत्रपति साहूजी महाराज के जन्म स्थान के तौर पर है और वैचारिक तौर पर बहुत ही करंट है इस जिले के भीतर। यहीं से ये सवाल उठा। अगर वो सवाल जब आगे बढ़ा तो वहां पर भी लिख करके पूछा गया कि आप मोदी सरकार कैसे लिख रहे हैं। तो परभणी के जिला कलेक्टर डीएम को जब पत्र लिखा गया तो वह भी कुछ जवाब देने की परिस्थिति में नहीं होते, लेकिन ये मशीनरी का हिस्सा होता है जो राजनीतिक मशीनरी और चुनावी मशीनरी से मिल करके काम करती है। जब ये बुल्ढाना के भीतर ये यात्रा पहुंचा तो वहां पर पलसी घोसी गांव एक पड़ता है, वहां पर संग्रामपुर तहसील होता है। उसके पूर्व सरपंच जो होते हैं मारोडे, वो दरअसल किसानों से जुड़ करके काम करते हैं। संग्रामपुर कृषि उत्पादक बाजार समिति जो होती है उसके वो डायरेक्टर भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति तो काफी नाजुक है इस दौर में, और आप कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, उसके जरिए किसानों की कितनी बेहतर स्थिति है। तो फिर एक सवाल होता है कि अगर स्थिति ठीक नहीं है तो फिर आप ये क्यों लिख रहे हैं? जब आप लिख रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया है तो यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार क्यों लिखा है? आप यहाँ पर तिरंगा क्यों है? यहाँ पर आप तिरंगे की एक रंग गायब करके यहाँ पर भगवा राम क्यों कर दिया है? इस सारे सवाल उठने के बाद एक ही झटके में उस रथ यात्रा को मोड़ना पड़ा, उसको दूसरे दिशा में ले जाना पड़ा। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि सवाल ये होता है कि अगर चुनावी मशीनरी इस भारत देश के भीतर में राजनीतिक पार्टी के लिए ऐसे काम करे या फिर उस पार्टी से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के लिए काम करे या फिर उसके हिंदूवादी विंग विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करे, तो फिर क्या इस भारत देश के भीतर में चुनावी मशीनरी का मतलब समूचे भारत देश में हर नियम कायदा जो है, हर पॉलिसी और जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर है जिससे सत्ता को लाभ मिले और कुछ भी नहीं है? अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट तो 37% मिले थे, बाकी 63% जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया उसमें बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की होती है, क्योंकि देश में 80% तो हिंदू होते हैं। तो फिर ये सवाल फिर से खड़ा हो गया कि क्या सच में भारत सरकार के नाम पर कोई पार्टी जो है इन बातों को क्या बता सकती है? इसका जवाब कोई दूसरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तमाम देश भर के लोगों से जो एक संवाद कर रहे थे तो वह क्या कह रहे थे और किस तरीके से अधिकारियों को भी जोड़ते हैं इसमें और इस दिशा में उनका ध्यान आगे बढ़ाया, किसी ने दिया या नहीं दिया। दरअसल ये भारत सरकार का काम, और ये भारत सरकार के काम के तहत भारत सरकार से जुड़े अधिकारी इसको प्रचार अगर कर रहे हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, उनका झंडा कहां से आ गया? और नरेंद्र मोदी सरकार जब आप खुद कहते हैं ये तो भारत सरकार है और मोदी सरकार का मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है?
लेकिन जरा नरेंद्र मोदी जी जब अपने संवाद कर रहे थे तो क्या उनका कहना था? सवाल तो कोई भी कर सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जब खुद देश के प्रधानमंत्री इस नारे को चुनावी प्रचार के दौरान तमाम राज्यों के भीतर लगातार लगाते हुए दिखाई पड़े, तो एक सरकारी कार्यक्रम इसको मान लिया जाए फिर, या इसको पार्टी का कार्यक्रम माना जाए? ये सरकार का कार्यक्रम और पार्टी का कार्यक्रम अब एक ही हो गया, यानी उसके बीच कोई रेखाएं नहीं है। यानी इस भारत देश के भीतर में जो कुछ भी काम कर रहा है वह इस भारत देश के लिए काम कर रहा है या फिर पार्टियों के लिए काम कर रहा है? राजनीतिक दल के लिए और पार्टी और देश अलग अलग है या फिर नहीं है, इसका जवाब देगा फिर कौन? और शायद यही वह कारण है, जब चुनावी मशीनरी की सक्रिय होने का सवाल करते हैं, जिस दिशा में वर्तमान सरकार आगे बढ़ चुकी है, तो उसमें नौकरशाही पूरे तरीके से एक लाइन में दिखाई पड़ती है, तमाम मंत्रालयों के जरिए दिखाई पड़ते हैं। और इन मंत्रालयों के भीतर का जो कुछ बजट होता है, वह भी चुनाव प्रचार के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के साथ और योजनाओं के प्रचार को लेकर के कैसे जुड़ता है और जुड़ते आगे चला जाता है, ये सब कुछ छुपा नहीं होता, क्योंकि तमाम मंत्रालयों के जरिए अब हर मंत्रालय के भीतर का जो बचा हुआ जो बजट जो सरकार उस प्रचार की दिशा में लगा चुकी है, जहां पर उसको ये बताना है कि अगले 2-3 महीनों का ही पूरी राजनीतिक खेल होती है, उसके बाद तो देश चुनाव में चल जाएगा। तो उससे पहले लोगों के जहन में, लोगों के मन में सरकारी कार्यक्रम के जरिए, टैक्स पेयर के पैसे के जरिए, इस भारत देश के बजट के पैसे के जरिए ही क्यों नहीं पार्टी का काम कर लिया जाए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी जो है या साख जो होती है वो सरकार की होती है। किसी राजनीतिक पार्टी की साख अपने तौर पर चुनाव जीतने हारने के साथ जुड़ी हुई होती है, और जब कोई संस्थान, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, मीडिया की अपनी साख जो है फोर्थ स्टेज के तौर पे, चौथे पिलर के स्तंभ के तौर पे इसलिए है क्योंकि वो सवाल करती है। अगर वो इस दौर में सवाल ही ना करे तो बहुत समय लगता है लोगों को जानने समझने में कि दरअसल ये अपना काम नहीं कर रही है, ये तो राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रही है। तो क्या ऐसी परिस्थिति भारत देश के भीतर एक ही पल में चुनावी मशीनरी के जरिए निकल करके आ गया? और इस चुनावी मशीनरी के समझने के लिए जब हम आपसे बात करते हैं, इसमें सेना भी शरीक होती है, इसमें रेलवे के महाप्रबंधक भी शरीक होते हैं, जो कि सेल्फी पॉइंट बनाने का जिम्मा जिन्हें सौंप दिया गया, इसमें नौकरशाही है, इसमें मंत्रालयों का बजट है, इसमें पत्रकार है, इसमें इस देश की जांच एजेंसी भी है, और चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे करप्शन को लेकर के सवाल उठाने वाली सीबीआई होती है, या फिर इन सब के बीच जाति को भी नए तरीके से जो परिभाषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने चुनाव प्रचार के दौर में कर दिया, वह जातियां सरकारी प्रचार के जरिए निकल के आने लगी, तो फिर कोई रास्ता या कोई बीच की परिस्थिति आपको नजर नहीं आती है? तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि इस प्रक्रिया के भीतर हर कुछ चेक एंड बैलेंस के एस्पेक्ट से चल रहे होते हैं? क्योंकि आज ही 2 फैसले और आपको समझना चाहिए, 2 जानकारियां काफी महत्वपूर्ण होता है कि एक ईडी की निकल करके आती है, उसने महाराष्ट्र के भीतर में दिगंबर रोहिदास आगवानी को गिरफ्तार कर लिया। 10 तारीख तक वह जेल में होंगे। 11 करोड़ का मामला है, उनकी जो मयूर एक ट्रेडिंग कंपनी है उसके मद्देनजर, और पंजिंग स्कीम चलाते हैं उसके मद्देनजर। यानी ये कहे कि अब तक विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि आप देखिए सिर्फ सत्ता को बचा लेते हैं, विपक्ष को पकड़ लेते हैं तो सत्ता को बचाते नहीं हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आज पकड़ लिया। क्या ये चेक एंड बैलेंस उसी चुनावी मशीनरी का एक हिस्सा है, या फिर एक दूसरी परिस्थिति जिसके भीतर आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप के भीतर जिनको की रिहाई दे दी गई थी गुजरात सरकार के जरिए, आज उस फैसले को पलटते हुए कहा कि 48 घंटे के भीतर आप सभी सरेंडर कर दीजिए। 48 घंटे नहीं, यानी 14 दिनों के भीतर, 2 हफ्तों के भीतर आप लोग सरेंडर कीजिए। और 11 दोषियों को रिहाई जो हुई थी, मिली थी, उसमें इस बात को और समझना है कि मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने गुजरात के भीतर उन्होंने कहा था कि अपील कर सकते हैं जल्द माफी के लिए। इन्होंने अपील कर दिया, अपील मई के भीतर होती है, 15 अगस्त को सबकी रिहाई हो गई। 15 अगस्त 2022 को, उस समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो शोर मच गया था कि गुजरात के भीतर चुनाव होना है, और दिसंबर में चुनाव भी हुए। चुनाव में ये सब लोग सक्रिय थे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां जीत भी गई। गुजरात में करीब 52.5% वोट मिला। 182 में से 156 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। बाकी सभी का सुपरा साफ हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट 1 साल के बाद जो है, 1 साल 1 महीने के बाद चुनाव के 1 साल 1 महीने बाद
फैसला करता है कि जी नहीं, ये फैसला गलत था, आप नहीं कर सकते हैं। सुनवाई तो महाराष्ट्र के भीतर चल रही थी, गुजरात सरकार कैसे निर्णय ले सकती है, फिर गुजरात सरकार का निर्णय गलत है, इस पर अब फिर से फैसला होगा तो महाराष्ट्र में फैसला होगा, आप दोबारा सरेंडर कर दीजिए, आपकी जेल होगी। एक चुनावी मशीनरी के तहत इस चुनावी फैसलों को भी जरा आप देखिए। मई के भीतर अप्रैल अगस्त में रिहाई, दिसंबर में चुनाव और 1 साल के बाद दोबारा से सरेंडर करने को कहा गया। तो क्या चुनावी मशीनरी चेक एंड बैलेंस भी करती है, जिससे समाज के भीतर में यह संदेश लगातार पहुंचते जाए कि सरकार दरअसल निष्पक्ष हो, सरकार हर दिशा में आगे सोचती है। इसीलिए कोई यह नहीं सोच पाए कि सरकार सिर्फ सत्ता संभालने के लिए है, अपनी राजनीतिक साधने के लिए है या अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए ही वह काम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके दूसरे परिस्थिति के भीतर आप देखेंगे तो वाकई चेक एंड बैलेंस की स्थिति राजनीतिक नजरिए से इस भारत देश के तमाम संस्थान और अदालतें भी करती हैं। ऐसा है क्या? यह सवाल कहेगा लोगों के मन में आएगा जब दोबारा से आप उस परिस्थिति के भीतर झांकेंगे जिसका जिक्र से हमने शुरुआत कर दी थी कि राजस्थान के भीतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, ठीक उसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की घोषित सीट हार गई थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर जीत के बाद और सबसे बड़ी पार्टी बनकर और फिलहाल तो सत्ता के भीतर है वो, उसमें कस्बा पेट की सीट हार जाती है। तो हर बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, हर छोटा चुनाव हार जाते हैं। चेक एंड बैलेंस के लिए कहीं सामने वाले को थोड़ी सी राहत और रियायत तो भी देनी तो नहीं होती है। ये राहत और रियायत और इसके दायरे में क्या कर्नाटक भी आएगा, या तेलंगाना भी आता है, क्या हिमाचल प्रदेश आता है, और क्या जो सीटें जहां पर वोटिंग हो गई और जो जहां पर जीतें मिली आज राजस्थान के भीतर वह भी आती है क्या? हो सकता है, देखते रहिए। जय हिंद।